बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो लेखक का परिचय जान लेते हैं। सुप्रसिद्ध साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर सन 1927 में जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बस्ती एवं वाराणसी में हुई। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। सर्वेश्वर जी ने कुछ समय तक अध्यापन भी किया। उन्होंने आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के पद पर भी कार्य किया। वे कुछ वर्ष तक साप्ताहिक पत्र दिनमान के उप संपादक रहे। उन्होंने बच्चों की मासिक पत्रिका पराग का भी संपादन किया। वे सांस्कृतिक और साहित्यिक जगत में राज्याश्रय की खोज में रहने वालों के विरुद्ध चुनौती थे। उनकी लेखनी पद्य और गद्य दोनों में साथ साथ चलती रहीं। सन 1983 में उनका देहावसान हो गया। तो अब हम लोग जानते हैं पाठ का सारांश, जो कि हम लोग विभिन्न बिंदुओं के आधार पर जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है फादर बुल्के का व्यक्तित्व। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली था। लेखक का कहना था कि जिस फादर की रगों में दूसरे के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उन्हें जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था। बच्चों, जहरवाद जो होता है वह एक तरह का जहरीला और कष्ट साध्य कष्ट वाला फोड़ा होता है। पादरी के चोंगे से ढकी एक लंबी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोले गले लगाने को आतुर। मैं 35 साल से उनकी ममता और अपनत्व का साक्षी हूँ। मैं आज भी उन बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। ये लेखक कहता है फादर बुल्के के संबंध में। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक एवं प्रभावशाली था। दूसरा आता है परिमल की यादें। परिमल एक संस्था थी बच्चों। क्या थी? संस्था। क्या थी? आगे हम लोग जानेंगे इस विस्तार से। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। परिमल के दिनों में वे हमारे हंसी मजाक में निर्लिप्त शामिल रहते, गोष्ठियों में बहस करते, हमारी रचनाओं पर स्पष्ट राय और सुझाव देते। वे पारिवारिक उत्सवों में बड़े भाई और पुरोहित जैसे आशीषों से भर देते। मेरे बच्चे के मुख में पहली बार अन्न डालते समय उनकी आंखों में तैरता वात्सल्य याद आता है, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। तो परिमल जो है बच्चों, वह एक साहित्यिक संस्था का नाम था। क्या था? साहित्यिक संस्था का नाम। बुल्के। अगला आता है फादर बुल्के की जन्मभूमि। मैंने कभी उनको क्रोध से नहीं देखा, ममता तथा प्यार से लबालब छलकता महसूस किया है। फादर का भरा पूरा घर था, 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। फिर भी बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई होगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें अपनी मातृभूमि और घर की याद आती है, तो उन्होंने कहा, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फादर का परिवार। फादर का परिवार। फादर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते थे। उनकी माँ प्रायः उन्हें पत्र भेजा करती थी, जिन्हें वे अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। अपने पिता और भाइयों से उन्हें विशेष लगाव न था। उनके पिता व्यवसायी थे और एक भाई वहीं पादरी हो गया था। एक भाई कामकाज करने वाला परिवारी व्यक्ति था। बहन सख्त और जिद्दी थी। भारत में बस जाने के बाद में वे 2-3 बार अपने परिवार से मिलने गए थे। फादर का संन्यास व भारत आगमन। फादर की माँ ने अपने बचपन में ही घोषित कर दिया था। फादर की माँ ने
बचपन में ही घोषित कर दिया कि लड़का हाथ से गया। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल के धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। इसके लिए उन्होंने भारत जाने की शर्त रखी। उनकी शर्त मान ली गई और वे भारत आ गए। जीसेट संघ में 2 साल धर्माचार्य की पढ़ाई करने के बाद वे 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में पढ़े। बाद में कोलकाता से बीए और इलाहाबाद से एमए किया। उस समय डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी के विभागाध्यक्ष थे। हिंदी सेवा के रूप में उन्होंने हिंदी की सेवा खूब की। प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर उन्होंने सन 1950 में अपना शोध प्रबंध रामकथा उत्पत्ति और विकास पूरा किया। उन्होंने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ल्ड का हिंदी रूपांतर नील पंछी के नाम से किया। बाद में वे रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हो गए। उन्होंने वहां अपनी प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार की तथा बाइबिल का अनुवाद भी किया। वे वहीं बीमार पड़े, पटना आए, फिर दिल्ली आए और 47 वर्ष देश में रहकर 73 वर्ष की जिंदगी जीकर इस दुनिया से विदा हो गए। रिश्तों का निर्वाह। फादर बुल के रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। वे जब भी दिल्ली आते तो समय निकालकर मुझसे ज़रूर मिलते। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की उन्हें बड़ी चिंता थी। इसके लिए हर मंच पर अकाट्य तर्क प्रस्तुत करते। इस सवाल पर वे झुंझलाते भी और हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर दुखी भी होते। घर परिवार तथा निजी सुख दुख के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर कहे गए फादर के शब्द याद आते हैं। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। कहने का तात्पर्य उनके यह था कि जब भी कोई मौत होती है तो हमें एक नया रास्ता मिल जाता है, एक नए मोड़ पर चलना पड़ता है। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा हो, उसके माता पिता की मृत्यु हो जाए तो उसे पढ़ाई लिखाई छोड़कर विवशतापूर्वक कुछ दूसरा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि भोजन भी ज़रूरी है। तो इसीलिए उन्होंने कहा हर मौत दिखाती है जीवन की वो नई राह। फादर का देहावसान। वे दिल्ली में बीमार पड़े और अंत में जब देखा तब उनका जिस्म ताबूत में पड़ा था। चेहरे पर स्थिर शांति थी। 18 अगस्त सन 1982 की सुबह 10 बजे निकलसंत कब्रगाह में धरती की गोद में सुलाने के लिए पहले उन्हें कब्र के ऊपर लिटा दिया गया। जैनेन्द्र, ब्रिजेंद्र, स्नातक, अजित कुमार, निर्मला जैन, डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश और मसीही समुदाय के अनेक लोग मौन उदासी में घिरे खड़े थे। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा अंतिम संस्कार कराया गया। उन्हें सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल और डॉक्टर सत्यप्रकाश ने अपनी श्रद्धांजलि दी। फिर देह कब्र में उतार दी गई। उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। निष्कर्ष। इस तरह हमारे बीच में से वह चला गया जो छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति किसी यज्ञ की पवित्र अग्नि की तरह आजीवन बनी रहेगी। तो बच्चों, आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।